नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप हैं मेरे साथ देसी अड्डा के प्रोग्राम पर। तो साहब, मैं ओवन एंटरटेनमेंट वाला आदमी और आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक श्री राकेश तिवारी जी। तो राकेश जी, कहाँ आपने मुझे एंटरटेनमेंट वाले को न्यूज में घसीट दिया, लेकिन हुआ क्या और क्यों मैं यहाँ आया? हुआ क्या कि हम दोनों आज पटना की गलियों में निकले कुछ अपने काम से, और जब काम से निकले और हमें 45 मिनट लग गए इनकम टैक्स से एग्जीबिशन रोड पहुंचने में। तो और जितना घूम करके आए और क्या क्या आज हमारा तजुर्बा रहा, तो मैंने तो मजा लिया, क्या क्या मुझे मजा आया, और राकेश जी ने क्या क्या उसमें से न्यूज निकाला। न्यूज माने जो इलेक्शन का समय आ गया साहब, तो न्यूज तो निकलेगा ही निकलेगा, और इतने बड़े संपादक महोदय साथ में हो और न्यूज मजेदार नहीं हो और ये न्यूज बताएंगे और मेरा एंटरटेनमेंट उसमें, देखिए कैसा लगता है आपको राकेश जी। सबसे पहले तो आपका ही स्वागत है जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हम ही स्वागत करते हैं, आज ये स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बड़े भाई हैं, आज मैंने इनको कहा कि चलिए आपको पटना के सड़कों पर ले चलता हूँ। तो बोला जाना कहाँ है? तो हम बोले कि कुछ काम है, लेके गए। लेकिन मेरा तो काम था, चुनाव का माहौल है और आप देख रहे हैं कि पटना का जो माहौल है, पूरे प्रदेश के बड़े बड़े नेता, पूरे प्रदेश के बड़े बड़े जो प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं टिकट के, वो सब कोई आज पटना में जुटा हुआ है। नहीं राकेश जी, मैं आपको उसके बाद एक चीज बताता हूँ। वो तो पटना में जुटे हुए हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े टिकट बंटवारे वाले लोग हैं, जो उन्होंने फलना नेता को यहाँ टिकट, उसको वहां, माने वो पार्टी अध्यक्ष से भी बड़े बड़े जो नेता हैं, वो बड़े मजेदार थे। जो चाय के दुकान पर लोग थे साहब, क्या उनका प्रेडिक्शन था, अरे इसको नहीं मिलेगा तो सरकार चलेगा, उनका इसको नहीं मिलेगा तो ये चलेगा। और जबकि मजेदार बात, एक ही सीट के लिए दो दावेदार और दोनों के जो समर्थक थे साथ बैठ के चाय पी रहे थे, उसके बाद पैसा तू दे दो, पैसा तू दे दो हरी थी। तो देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं आपको बताता हूँ। और इसी खूबसूरती का नज़ारा पटना में आजकल दिख रहा है। जी बिल्कुल। जब विभिन्न दलों के, या तो एनडीए के हैं समर्थक, महागठबंधन के हैं, जन सुराज का तो लगभग आप जानते हैं उसकी एक प्रक्रिया है, तो उसके तहत है। लेकिन और दलों के जितने भी नेता हैं, वो सब पटना में जमे हुए हैं इस आस में कि उन्हें टिकट मिलेगा। और कयासें तरह तरह की लगाई जा रही हैं, चर्चाएं तरह तरह की हैं, अफवाहें तरह तरह की हैं। इस सीट से इसका टिकट फाइनल हो गया, उस सीट से उसका टिकट फाइनल हो गया। जिलों में एक एक लिस्ट चल रही है कि 6 जिलों का, 6 विधानसभा क्षेत्र है एक जिला में, तो 6 विधानसभा में यहाँ से ये टिकट, यहाँ से ये टिकट, यहाँ से ये टिकट, सब कुछ फाइनल है। अच्छा, सबसे मजेदार बात, जिनके नाम उसमें है उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है कि उनका सीट फाइनल हो गया। नहीं, पता तो है, लेकिन वो जो लिस्ट चल रहा है वो उनके पास वहां से खबर आ रहा है कि नेताजी आपका टिकट फाइनल हो गया। तो कैसे पता चला? तो यहाँ तो लिस्ट में चल रहा है। अब नेताजी भी कंफ्यूज मतलब पूरी तरह से कि कब मेरा फाइनल हो गया। सही बात है। तो पूरा मामला जो है, पटना का जो माहौल है आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस तरह का स्लिप दिखा करके, लिस्ट दिखा करके बहुतों की रोजी रोटी भी उसी से चल जाती है। निश्चित रूप से। अब देखिए, कुछ अब खबर भी बता दें एंटरटेनमेंट के साथ। देखिए, महागठबंधन की आज जो है वो सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला का घोषणा होने की बात कही गई थी। मुकेश सहनी ने कहा था कि 24 घंटों के अंदर ये सब चीज फाइनल हो जाएगा। लेकिन आज जो है वो फाइनल घोषणा अभी नहीं होने वाली है। जो खबर मिल रही है हमें, खबर तो पल पल बदलते रह रहा है। सही बात तो है। अब क्या बताना है उसमें? हम खबर बनाकर वीडियो बनाने कर डालने जा रहे हैं, तब तक कुछ दूसरी खबर आ जाएगी। लेकिन अभी तक जहां तक न्यूज की बात है और जो चल रही है, मुकेश जी की बात जो चल रही है, ये उम्मीद करते हैं कि कल शाम तक हो जाएगी। मुकेश सहनी आज सुबह आकर ये बता दिए हैं कि रात 2 बजे तक तेजस्वी यादव और लोगों के साथ मिलके बैठक हुई है। उसमें सीट शेयरिंग का तो फॉर्मूला पहले ही तय हो गया है, लेकिन किस सीट पर कौन से प्रत्याशी होंगे और वो सीट किस खाते में जाएगा, इस पर अंतिम रूप से मुहर लगना बाकी है। तो वही चल रहा है, लग जाना चाहिए और कल जो है इसका निश्चित रूप से। अब देखिए, जैसे कई सीटों पर जिस पर दावेदारी मुकेश सहनी की है, उस पर आरजेडी की भी दावेदारी है और कांग्रेस की भी है। कांग्रेस अपनी जीती हुई कोई सीट छोड़ना नहीं चाहती है किसी भी कीमत पर।
इसके अलावे उसके वो सीट चाहिए कांग्रेस को जो जिताऊ हो, ऐसा नहीं कि हाँ, हारने वाले मार्जिन से अगर हाँ, उनका रहा है तो उसको वो चाहेंगी क्योंकि अभी जो राहुल जी का जो पदयात्रा चलती रही तो ठीक ठाक इंप्रेशन पड़ा है पब्लिक में, तो वो चाहेंगे कि उस चीज को कैश कराना निश्चित रूप से। तो हाँ। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की खबर एक लाइन में यदि मैं बता दूं दर्शकों को तो ये है कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि आपको एक कोई लिस्ट बता दे कोई कि हमको टिकट मिल गया है, ये चीज फाइनल नहीं हुआ। मुकेश सहनी भी आकर इस बात को बता गए हैं कि अभी उस पर बातचीत चल रही है। तो किसी को ये नहीं मानना है कि हमारा टिकट कट गया है अभी और हमको मैं फाइनल हो गया हूँ। सर्वे रिपोर्ट तेजस्वी यादव के पास है, बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट जो है वो मुकेश सहनी के पास भी है, और इसके अलावे कार्यकर्ताओं की वफादारी भी देखी जा रही है, नेताओं का आरजेडी के प्रति लगाव, परफॉर्मेंस क्षेत्र में क्या उनका है, ये सब देखा जा रहा है। लेकिन इस पर राकेश जी एक चीज लग रहा है, आरजेडी से काफी लोगों के टिकट कटने की संभावना है। निश्चित रूप से देखिए, आरजेडी इस बार चाहती है कि वैसे ही लोगों को टिकट दे जो जीते, नहीं और जो बेदाग थोड़े छवि वाले हो, वैसे निश्चित ही उम्मीद है, लेकिन कोशिश उनकी वही रहेगी कि जिनके ऊपर भी कुछ इस तरह के दाग लगे हुए हैं तो वो उनको दूर रखने की, या परिवारवाद से कि जिनके घर में कोई एमपी है या एमएलए है उनको दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब लिस्ट आने दीजिए पहले, उसके बाद इस पर और ये कहेंगे। 2 दिनों की बात है, 2 दिन में हमारी जनता अब सब कुछ पता चल जाएगा, अब क्लियर होने वाली है। अब दूसरी बात है जी, दूसरा बात यह है कि एनडीए के अंदर भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मानने के लिए तैयार नहीं है 30 सीट से कम पर, लेकिन मुझे जो जानकारी है 27 सीटों की एक सूची चिराग पासवान ने सौंप दी है भाजपा को, इससे कम पर नहीं मानेंगे। अब बीजेपी के पास और जनता दल यूनाइटेड के पास ये विकल्प नहीं है कि आखिर जब 101 102 पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को लड़ना है तो 40 सीटों के अंदर ही सबको बांटना है, तो 20 सीट वो देना चाहती है चिराग पासवान। सही बात है। और लेकिन जीतन राम मांझी भी अड़ गए हैं कि 15 से कम पर हम नहीं मानेंगे, ये अड़ गए हैं कि 30 से कम पर नहीं मानेंगे, 27 सीट तो अंतिम जी बिल्कुल, लेकिन 27 का तो उन्होंने लिस्ट भी दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की भी भागी माने डिमांड, वो भी चाहेंगे। लेकिन अब देखिए, सबको धर्मेंद्र प्रधान ने सेट किया है, तो चिराग पासवान के अलावे सब लोग अभी सेट हो चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान को भी माना जा रहा है कि वो उनको नहीं, लेकिन अभी जो उड़ती खबर आ रही है कि चिराग पासवान जो है वो प्रशांत किशोर जी से भी मिल रहे हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, चिराग पासवान नहीं मिल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के जो सूत्र हैं, हाँ, वो उनके टच में है और तो संभावनाएं देखी जा रही है। चुनाव के पहले भी एक संभावना हो रही थी कि क्या कोई थर्ड फ्रंट भी बन सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर, उधर आपके मुकेश सहनी हो गए, उसके बाद चिराग पासवान हो गए, मांझी जी हो गए, अगर ये 4 दल मिल करके और इन्होंने एक पार्टी का गठन कर लिया जो तीसरे फ्रंट के लिए, तो क्या मौजूदा राजनीति जो है इसमें बहुत बड़ी उलटफेर नहीं हो जाएगी? देखिए, मेरे समझ से अभी ये ख्याली पुलाव है। नहीं राकेश जी, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एनडीए को इतना कमजोर नहीं, मैं कमजोर नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन हर की संभावना होती है और राजनीति जो है ना वो संभावनाओं पर ही है, पूरी तरह से संभावना का खेल होता है। देखिए, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन तो इतना आसान भी खेल नहीं है कि एनडीए अपने को इस तरह से ले जाएगी कि सब लोग भाग जाएंगे, मांझी जी भी भाग जाएंगे, चिराग पासवान भी भाग जाएंगे, तो नहीं भागेंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। महाराष्ट्र में भी नई उम्मीद थी कि ऐसा होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, महाराष्ट्र की भी आप बात देख लीजिए कि ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अंत समय में हो गया। तो कहीं अगर मैं संभावना की बात करूं, अगर कहीं ऐसा हुआ तो गठबंधन, महागठबंधन को क्या नुकसान होगा यार? देखिए, इस बात को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि मुकेश सहनी भी चाह रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर बने। उनका स्टेटमेंट है, खुद का बोला हुआ, ये हवा में बात नहीं हुई। हाँ, तो पहले पूरा ये सुन लीजिए कि मुकेश सहनी ये चाह रहे हैं कि मतलब वो उप मुख्यमंत्री बने। दूसरा तरफ चिराग पासवान के लिए इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि आज तक प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान पर हमला नहीं किया और चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के लिए कोई भला नहीं कहा।
तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, ये 3 लोग जी, मिलकर क्या कोई नया थर्ड फ्रंट तो नहीं बना थर्ड फ्रंट कर सकते हैं क्या? तो ऐसा हो जाए तो ये तो एक बिहार की राजनीति में एक नया धमाका होगा। लेकिन मुझे जो है, चिराग पासवान को बीजेपी अंततः मना लेगी, क्योंकि देखिए मंत्री पद भी है उनके पास। जी बिल्कुल। जो संतोष सुमन है वो भी मंत्री हैं बिहार सरकार में। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पद छोड़ के, निश्चित को छोड़ के अनिश्चित के तरफ दौड़ जाएंगे। बिल्कुल। और आप कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार को लेकर चाहे लोग जो भी कहते हो, मैं आपको आज बताता हूं कि नीतीश कुमार के लिए बिहार के लोगों में अभी भी उनके मन में भाव है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बीमार है, लेकिन महिलाएं, उनका अति पिछड़ा वोट बैंक उनके साथ खड़ा दिखता है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि एनडीए पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा या तेजस्वी यादव पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएंगे और प्रशांत किशोर और यही लोग बाजी मार लेंगे। तीसरे कोण जरूर बनेगा, लड़ाई भी होगी, संभावनाओं का खेल होता है। बिल्कुल। कब जनता का मूड बदल जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए ऐसा है राकेश जी ना, हम तो एंटरटेनमेंट के ठहरे, तो हम तो भाई चुनाव में भी एंटरटेनमेंट खोज लेते हैं कि कहीं अगर ऐसा हुआ, तो कहीं ऐसा खोज लिए तो एंटरटेनमेंट और तो बड़ा जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर होता है। देखिए, जब आप चुनाव की बात करेंगे ना, तो चुनाव इंटरटेनमेंट करने वाले इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो वो वोट अपने सिद्धांतों के आधार पर देते हैं, अपने पार्टी को देते हैं। वो ये देखते जरूर हैं कि उनके लिए कौन अच्छा है कौन नहीं। होता तो 15 साल तक लालू यादव और 20 साल तक नीतीश कुमार नहीं रहते बिहार के मुख्यमंत्री। कोई आता और नया नया खेल करके चला जाता है। जरूर है कि ये चुनाव बड़ा गंभीर है। इस चुनाव के मुद्दे भी, ऐसे मुद्दे पहले नहीं आए थे। प्रशांत किशोर जैसा एक रणनीतिकार खुद पार्टी लेकर आ गए हैं, जो बिहार की जनता को जगाने का काम किया है और मुद्दों पर लाने का काम किया है। एनडीए के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो ये है, वो जनता के बीच में ले जाने का काम किया है, कि एक माहौल बनाने का काम किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए। अभी लोग जो सोच लिए थे कि 5 के बाद बिहार बदल गया, वो उसी को केवल बदलाव नहीं कहते हैं। बदलाव का और भी फॉर्मूला है और बदलाव और रूप में भी हो सकता है। बिल्कुल, रोजगार है, रोजी रोजगार है, इंडस्ट्री है, बहुत कुछ यहाँ चाहिए। रोजी रोजगार की बात हो गई, जॉब की बात हो गई, बिहार में बहुत सारी चीजें हैं अभी चाहिए। और आने वाले दिन में ये चीजें, मुझे लगता है कि बिहार में अब ये 2 चीजें आ जाए ना, तो बहुत कुछ होगा, काफी अच्छा होगा, माहौल रहेगा फिर। और अगर नीतीश जी दोबारा आ गए और इस चीजों पर उन्होंने काम कर लिया, या जो भी आएगा वो अब सिर्फ ये 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों को अगर जो ले आएगा तो फिर वो अगले 20 साल तक राज करेगा। तो देखिए, अब आप समझ गए शायद, इसीलिए आपका आवाज भी थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन सुनिए, बिहार के लोगों की आवाज, मैं कुछ बात बता देता हूँ। जब बात विषय गंभीर हो और हमारे देश के, माने प्रदेश के युवा की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, तो इंटरटेनमेंट तो मैं करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, हंसाता रहता हूँ। लेकिन जब प्रदेश की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, युवा की बात हो, तो आवाज में गंभीरता नहीं आएगी, तो फिर वो भी मेरा मजाक बन जाएगा। तो कृपया उसको मजाक नहीं लेंगे, जो भी सरकार बनाए इस पे जरूर ध्यान दीजिए। तो चलिए, बहुत देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जनता देख सुन भी रही है। तो देखिए, पटना का माहौल एक मैं बता देता हूँ। पटना का माहौल अभी राजनीतिक रूप से गर्म है। नेता कार्यकर्ता सब भाग रहे हैं, होटलों में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। नेताजी के जो कार्यकर्ता उनके साथ आए हैं, वो खूब खा पी रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, और वही यहाँ से बात उधर पहुंचा रहे हैं, मतलब अपने गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र में। फाइनल है, आ गया, हो गया, सब अफवाह चर्चा सब चल रहा है। कल परसों चौथा रोज तक ये सब चलेगा, धीरे धीरे सब पर विराम लग जाएगा और फाइनल जो लिस्ट है पार्टियों की वो सामने आ जाएगी। तब तक आप इंतजार कीजिए और हम दोनों को
विदा हाँ, दीजिए। विदा देने से पहले मैं आप दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा। हमारा राकेश जी ने बहुत मेहनत से इस देसी अड्डा को देसी रूप में खड़ा किया है, तो अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा और अच्छे लगे तो शेयर करिएगा और कमेंट्स तो ज़रूर करिएगा। नमस्कार। नमस्कार।